दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में एक एमएलए ने शिकायत करी कि एक टोल बूथ पर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनसे उनकी पहचान बताने के लिए कहा गया और एमएलए के साथ इस तरह का रवैया बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। इस पर कुछ और विधायकों ने भी अपना दुखड़ा सुनाया कि उनके साथ भी टोल बूथ पर छेड़छाड़ की जाती है और टंगड़ी अड़ाकर गिरा दिया जाता है और कुछ निकम्मे टोल बूथ वाले जिले इलाही को पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसे ध्यान से सुनिएगा। तमाम विधायकों की बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक मंत्री को सुझाव दिया कि आप लोग ना हाईवे अथॉरिटी के पास उनसे जाकर मिलो और उनसे कहना कि हमें स्टेट के टोल बूथों पर एमएलए और एक्स एमएलएस के लिए अलग से लेन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे हुक्मरानों को टोल बूथ पर अपने लिए अलग से लेन चाहिए, वो भी उस कौम को चाहिए जिसका सच में शर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आज के फनतंत्र में हम हमारे हुक्मरानों की इसी सोच का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रैफिक से लेकर सालों साल चलने वाले कंस्ट्रक्शन तक और मॉनसून में हर साल आने वाली बाढ़ से लेकर पोल्यूशन तक इस देश का निकम्मा सिस्टम क्यों किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया और खुद वो जनसेवक होते हुए भी शहंशाहों की जिंदगी जीता है। साथ ही बताएंगे कि आपको इससे जुड़ी सबसे कड़वी हकीकत जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा और वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी तो इसे दबा के शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। शुरू करते हैं। अच्छा, फॉरेन में क्या होता है ना कि वहां के जो नेता लोग होते हैं वो किसी कैफे में जब कॉफी लेने जाते हैं ना तो सुबह सुबह आम लोगों की तरह लाइन में लगते हैं, आम लोगों की तरह मेट्रो और बसों में सफर करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं और एक हमारे एमएलएज हैं जिनको सड़क पर भी अपने लिए अलग से लेन चाहिए। आप देखिए, हमारे 2-4 विधायकों से टोल बूथ पर उनका आई कार्ड दिखाने को क्या बोल दिया, ये लोग अपने लिए अलग लेन की मांग करने लगे और वहीं आम आदमी हर हाईवे पर शिकायत करता है कि फास्ट टैग होने के बावजूद उसे घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, मगर उसके दर्द के कोई मायने नहीं है। और यहां हमारे जिले इलाही से सिर्फ एक बार उनका आई कार्ड मांग लिया तो ऐसे भुनभुना गए जैसे कभी खुशी कभी गम में मुड़कर न देखने पर ऊ बुरा मान गई थी। Oh my God. Breathe. मैं पूछता हूं, इस देश के हर छोटे बड़े शहर में ना जाने कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं जो सालों से बने ही जा रहे हैं, उनका काम खत्म ही नहीं हो रहा है। वो कब बनेंगे किसी को नहीं मालूम, उनकी डेडलाइन और कितनी बार बढ़ाई जाएगी कोई नहीं जानता। ऐसे हर कंस्ट्रक्शन में डाइवर्जन के चलते लंबे लंबे जैम लगते हैं। वो वक्त जो आम आदमी को अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ बिताना था वो इन लंबे जामों में फंसकर बर्बाद हो जाता है। उसका वो वक्त जिस पर पहला हक उसके बच्चों का था, उसके बूढ़े माँ बाप का था, उस वक्त के हजारों घंटे किसी भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर, किसी भ्रष्ट इंजीनियर और किसी महाभ्रष्ट नेता की बलि चढ़ जाते हैं जो पैसे बनाने के लिए ऐसे निर्माण को लटकाए रखते हैं। मगर इसे लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मगर खुद किसी नेता को टोल बूथ पर अगर 2 मिनट रुकना पड़ गया तो ऐसे चीख रहे हैं जैसे किसी गर्म तवे पर बिठा दिया गया हो उन्हें। अच्छा, हमारे पॉलिटिशियंस की साख जब दांव पर होती है ना तो 64,000 स्क्वायर फीट में बना संसद भवन भी सिर्फ 1.25 साल में बनकर तैयार हो जाता है। वहीं आम आदमी की बात आए तो 600 मीटर वाला नोएडा का परथला फ्लाईओवर बनने में भी 2.5 साल लग जाते हैं। दुनिया का सबसे मॉडर्न संसद भवन हम 1.25 साल में बना देते हैं तो ये हमारी खासियत है। काम इतनी तेजी से ही होना चाहिए, सही है, मगर जिस फ्लाईओवर से आम आदमी को गुजरना है, जिस फ्लाईओवर से रोजाना 5 लाख लोग गुजरते हैं, जो सिर्फ 600 मीटर का है, उसे बनाने में 2.5 साल कैसे लग सकते हैं बताइए। आम आदमी अगर एक दिन टैक्स देरी से भरे तो उसे जवाब देना पड़ता है, सिर्फ एक दिन देरी से। मगर सरकारें जब वादा करके एक फ्लाईओवर 2-2 साल तक नहीं बनाती और उसी अधूरे कंस्ट्रक्शन की वजह से रोज जाम में फंसने वाले उस टैक्स पेयर को कोई जवाब नहीं मिलता, कोई देता है उसको जवाब। और जब सिस्टम एक इंसान के साथ ऐसा सुलूक करता है तो वो सिस्टम उसे बताता है कॉलर पकड़ के कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तिल मिलाने के अलावा हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। हैरानी और शर्म की बात यह है कि अगर किसी पार्क में एक बेंच भी लगा होता है ना तो उस पर भी यह लिखा होता है कि इसे यहां किसने लगवाया है, पार्षद महोदय ने या विधायक जी ने, ताकि लोगों को पता हो कि उस बेंच पर बैठने के बाद आम आदमी को किसका एहसान मानना है, किस महान शख्स को याद करके अपनी आंखों में श्रद्धा कपूर के आंसू लाने हैं। मगर जब यही टूटी सड़कें, सालों से बन रहे फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहते हैं तो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि किसके निकम्मेपन की वजह से आपको अपनी ऐसी की तैसी करवानी पड़ रही है। सड़क पर कहीं यह नहीं लिखा होता कि आगे जिस टूटे गड्ढे में गिरकर आपकी कमर खिसकने वाली है वो फलाना जी ने खुदवाया था और अब भरवाना भूल गए हैं।
आपको कोई ये नहीं बताता कि जिस टूटी सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं वो किस भ्रष्ट अधिकारी की वजह से बनने के 3 महीने में टूट गई। और हमारे भ्रष्ट अधिकारी इतने मॉडेस्ट हैं कि वो ऐसे किसी टूट फूट का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। कोई नहीं बात करते हैं बिखरते हुए सिस्टम और टूटते हुए पुलों की। आपको याद दिला दूं, पिछले महीने ही बिहार के भागलपुर में एक पुल गिर गया था जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई। 9 साल से ये बन रहा था, 1700 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया था। कुछ दिनों में उद्घाटन होना था, मगर उद्घाटन से कुछ दिन पहले ही 1700 करोड़ का ये पुल गिर गया। ये 1700 करोड़ रुपए आम आदमी के थे। 9 सालों से लोकल लोग इसके बनने का वेट कर रहे थे। सुल्तानगंज और खगड़िया के लाखों लोगों की लाइफ इसके बनने के बाद बदलने वाली थी। घंटों का ट्रैवल टाइम उनका बचने वाला था। कितने लोगों के इमोशन जुड़े थे, मगर क्या हुआ? उद्घाटन से पहले ही 9 साल से बन रहा पुल भर भरा कर पानी में गिर गया। साथ ही पानी में बह गए आम लोगों के 1700 करोड़ रुपए। आम लोगों की जिंदगी के 9 साल राहुल जी खत्म। मगर मजाल है कि बिहार में कौन नेताजी पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ चू भी कर जाए। अरे फॉर्मालिटी में नाराजगी दिखाने के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। जो नेता लोग लेन में 2 मिनट रोक दिए जाने पर बौखला जाते हैं, क्यों? उन्हीं नेताओं का आम लोगों के इतने पैसे बर्बाद हो गए, खून नहीं खौला। यह समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारों का पैसा किस किस के मुंह में ठूंसा जाता है। और एक बार आपका मुंह नोटों की गड्डियों से भरा हो तो फिर आप उसे कैसे खोलेंगे? किसी के खिलाफ क्या ही बोलेंगे? जब वो किसी के खिलाफ कुछ बोलने लगते हैं तो उनके मुंह में 500 के नोटों की गड्डी उस मुंह से बाहर आ जाती है और इस डर से वो लोग चुप हो जाते हैं कि अरे गड्डिया कहीं नीचे न गिर जाए। मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों, अब बारी है उस बवाल की जो बारिश के हर सीजन में मचता है। अगर आपके शहर में भी बारिश से बवाल मचता है तो ये जरूर देखिएगा और दबा के अपने शहर के सारे लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। बारिश का सीजन चालू है। मुंबई से लेकर बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, हर इंडियन शहर आपको नर्क का ट्रेलर लगता है। आप सोचते हैं कि बारिश आपके दिल के तार छेड़ेगी, मगर वो पूरे सिस्टम को ही तार तार कर देती है। आप सोचते हैं कि इस बारिश में जैम से जैम भिड़ाएंगे, मगर टीवी पर आई एंकर ये बता रही है कि आधे घंटे की बारिश में पूरे शहर में जाम लग गया है। बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। कच्ची बस्तियां नालियों के पानी में डूबकर वेनिस की गरीब कुरूप बहन लगने लगती है। 2 दिन बारिश न आए तो आप ऊपर वाले से बारिश की दुआ मांगते हो, और फिर 2 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो अपने शहर का हाल देखकर अपनी ही बारिश की दुआ के लिए ऊपर वाले से माफी भी मांगते हो कि गजब बेइज्जती है, भगवान वापस करो बारिश। हर बारिश में हर शहर का यही हाल होता है। हर साल वही तस्वीरें हम बार बार टीवी पर देखते हैं, मगर फिर भी हालात नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्या कभी इसके बारे में सोचा है आपने? आइए मैं आपको बताता हूं। इसे आप ऐसे समझिए कि एक टेररिस्ट अटैक में अगर एक आदमी भी मारा जाता है ना, तो यह खबर बनती है और बननी भी चाहिए। हम सोचते हैं कि कोई किसी को भला कैसे मार सकता है? जो भी इसके लिए कसूरवार है, जिम्मेदार है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब आप सोचिए, 1953 से 2017 तक 64 सालों में इंडिया में सिर्फ बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हर साल बाढ़ से मरने वाला दुनिया का हर 5वां आदमी भारत का होता है। मगर हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा खराब हो रहे हैं। पहले नदी किनारे शहरों में बाढ़ देखी जाती थी, अब मेट्रो सिटीज में बाढ़ आना कॉमन हो गया है। 2015 में चेन्नई में बाढ़ आई, 14 में श्रीनगर में और 13 में मुंबई और चेन्नई में। मुंबई तो हर साल की बारिश में डूब जाती है। क्यों देश की आर्थिक राजधानी हर साल इतनी बेचारी लगती है? बताइए आप, मुंबई वाले देख रहे हैं क्या? कमेंट करिएगा। क्यों हर साल बारिश के 4 महीनों में मुंबई डूब जाती है? इसके मौसमी फैक्टर्स तो हैं ही, मगर इससे भी बड़ा फैक्टर है करप्शन का। जिन खाली जगहों पर पहले बारिश का पानी जाता था, वहां नेताओं ने अवैध कब्जे करवा दिए। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट रखा जाता है, मगर ड्रेनेज का काम ऐसे प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता है जिनसे नेताओं की सेटिंग होती है, जिनके पास न तो ड्रेनेज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, न ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग। शहर में जहां जहां जंगल हुआ करते थे, वहां अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। नदियों में पानी ओवरफ्लो करके जाए भी तो किधर जाए? मीठी नदी अब गंदे नाले में कन्वर्ट हो गई है। उसके आसपास इतना एनक्रोचमेंट हो गया है कि वो नदी से नाला हो गई है। जैसे ही थोड़ी ज्यादा बारिश होती है तो उसमें बाढ़ आ जाती है और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। और ये कहानी मुंबई की नहीं है, लगभग हर उस शहर की है जो हर दिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे निकम्मे और नाकारा सिस्टम की वजह से साल का सबसे ब्यूटीफुल मौसम सबसे डरावना मौसम बन गया है। रूल तो ये कहता है कि मानसून से पहले मार्च तक ही सारे नाले साफ हो जाने चाहिए, मगर मार्च, अप्रैल, मई, जून छोड़ो, कई तो नाले ऐसे हैं जो सालों साल तक उनकी सफाई नहीं होती। और इसी गंदगी की वजह से बारिश में सावन के झूले नहीं, डेंगू के टीके नजर आते हैं। बारिश का मौसम बेसन के पकौड़े खाने का नहीं, कछुआ छाप मच्छर जलाकर सोने का बन गया है।
अच्छा, एक टाइम था जब हम लोग अक्टूबर और नवंबर को साल का बेस्ट टाइम माना करते थे। कहते थे यार इस टाइम बहुत प्लेजेंट मौसम होता है। मगर पिछले कुछ सालों से पराली के धुएं और बाकी पोल्यूशन ने साल का सबसे खराब मौसम बना दिया अक्टूबर और नवंबर। जिस मौसम में कायदे से बच्चे पूरा दिन बाहर खेल सकते हैं, उसी मौसम में डॉक्टर सब सलाह देते हैं कि बच्चे को घर में ही रखो, बुजुर्गों को भी बाहर मत जाने दें। मतलब गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है कि बंदा शाम से पहले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। सर्दियों में ठंड ज्यादा होती है। ले देकर अक्टूबर और नवंबर सबसे अच्छे महीने थे, मगर वो भी हमने अपनी बेवकूफी से खराब कर दिए। दुनिया के 10 सबसे पोल्यूटेड शहरों में 6 भारत के ही हैं। आखिर किसको नहीं पता है कि पराली का धुआं कैसे फैलता है, उसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मगर एक पॉलिटिशियन में हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। ना उन्हें इसकी जरूरत लगती है कि जल्द से जल्द इसका कोई सोल्यूशन निकालें। संसद और विधानसभाओं में अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो हमारे एमपी और एमएलए सारे आपसी कलेश भुलाकर कुछ ही मिनटों में ऐसे रेजोल्यूशन पास करवा देते फटक से, ऐसे यूं। मगर इसी धुएं और पोल्यूशन से लोगों की 10-10 साल की एवरेज लाइफ कम हो रही है और किसी नेता को इसकी फिक्र ही नहीं है। कोई इसकी अर्जेंसी समझने को तैयार ही नहीं है। पिछले 10 सालों से ये लोग ये तय नहीं कर पाए हैं कि इस पराली के धुएं का, इस पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है। और फिक्र होगी भी क्यों भैया, सारे बड़े और पैसे वाले लोगों के अपने घर में तो एयर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं। बच्चे वैसे भी इनके पढ़ने बाहर गए हुए हैं और आम आदमी को इससे क्या परेशानी हो रही है, इससे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है इन सारी चीजों से होता क्या है? इन सबसे वो होता है जो आज के टाइम की सबसे कड़वी रियलिटी है। वो रियलिटी जो सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उसको सुनाए बिना हम रह भी नहीं सकते। सुनिए, किसी भी देश में जब नेता और सरकारें मिडिल क्लास आदमी के लिए इस तरह इनसेंसिटिव हो जाती है ना, तो मिडिल क्लास आदमी भी पहला मौका मिलने पर देश से पहली फुर्सत से निकल जाता है। पिछले 12 सालों में, ध्यान से सुनिएगा, 16.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। साल 2022 में तो सिर्फ मतलब एक साल में 2.25 लाख ने भारत छोड़ा है। भारत छोड़ने वाले लोगों की तादाद में 2011 के मुकाबले 60% बढ़ोतरी हुई है। और तो और अरबपतियों के देश की नागरिकता छोड़ने के मामले में तो भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे। 2022 में 8,000 अरबपतियों ने भारत छोड़ा है। ब्रिटेन की माइग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी हेनरी एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट कहती है कि बाकी रीजंस के अलावा सबसे कॉमन रीजन है कि लोग बेहतर लाइफस्टाइल, पढ़ाई लिखाई और अच्छे सिस्टम को देखते हुए देश छोड़ देते हैं। और बेहतर लाइफस्टाइल में वो सारी चीजें हैं जिनका हमने इसी वीडियो में, इसी स्टोरी में शुरू से लेकर अब तक जिक्र किया है। देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज इंडिया में भी लोग अच्छी अच्छी सैलरियां पा रहे हैं। यहां भी पैसों की कमी नहीं है और कोई भी इंसान अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मगर यह भी रियलिटी है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छी, सुकून भरी लाइफ जीने की ख्वाहिश होती है। कोई भी इंसान हर दिन ट्रैफिक जैम, सड़कों पर हर वक्त बजने वाले हॉर्न की आवाजों में नहीं रह सकता। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, मगर चाहकर भी घर के बाहर की हवा आप साफ तो नहीं कर सकते ना। एक गरीब भिखारी और एक अरबपति दोनों को सांस लेने के लिए 500 AQI वाली हवा ही मिलेगी। जीने के लिए सांस सबसे जरूरी है, और अगर सांस लेने के लिए हवा ही साफ नहीं होगी तो बाकी सारी बातें, बाकी सारी भावुकता, सारी देशभक्ति पीछे छूट जाएगी। ऐसे में जिस किसी को मौका मिलता है वो बेहतर लाइफ को तलाशता हुआ कहीं निकल जाता है, कहीं चला जाता है। आप अपने सर्कल, दोस्त यारों, रिश्तेदारों में ही देख लो, जो कहीं बाहर जाकर बसे हैं। अगर उनसे पूछेंगे कि वो क्यों गए तो उनका जवाब भी यही होगा। वो यही बताएंगे कि कैसे वो हर दिन अपने देश को, परिवार को, लोगों को मिस तो करते हैं, मगर उन्हें ये नहीं लगता है कि वो इस सिस्टम में आकर दोबारा रह पाएंगे। आप कितना भी इस फैक्ट से मुंह मोड़ें, मगर रियलिटी यही है और आंकड़े भी इसी हकीकत की गवाही देते हैं। वरना कौन है जो अपना घर, अपना परिवार और अपनी मिट्टी छोड़कर पराये देश जाता है या जाना चाहता है। मगर अफसोस कि दुनिया के तमाम बेतुके मुद्दों में उलझे रहने के लिए हम सबके पास टाइम है, लेकिन हमारे डूबते शहरों, खराब ट्रैफिक और उससे भी खराब हवा के बारे में सोच पाएं, उसके लिए टाइम नहीं है। अच्छा, होता यह है ना कि जब तक हम रोटी के सवाल में उलझे होते हैं ना, तब तक हमारे लिए रोटी से बड़ा कोई और मुद्दा नहीं होता। लेकिन जिस दिन रोटी कमाना हमारे लिए मुद्दा नहीं है, तब हमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अखरती हैं, गलत लगती हैं, बुरी लगती हैं। क्योंकि आज भी इस देश में ज्यादातर लोगों के लिए रोटी और सर्वाइवल ही एक मुद्दा है, इसलिए चुनाव में भी वही चीजें मुद्दा बनती हैं। फ्री की स्कीमों पर चुनाव लड़े जाते हैं, रोजगार के वादे होते हैं, होने भी चाहिए, महंगाई की बात होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन जो चीजें सिस्टम से जुड़ी हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वो मुद्दा ही नहीं बन पाती। न कोई ट्रैफिक की बात करता है, न खराब हवा की, न सड़क के गड्ढों की, न उसमें भरते पानी की, और न ही हर जगह होती एनक्रोचमेंट की, जो पुलिस और नेताओं के शय पर ही तो की जाती है।
आप कहने को भले ही दुनिया की 5वें से पहले नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएं, चाहे तो आप मंगल ग्रह पर इंसान को भेज दें, मगर आपकी तरक्की के तब तक कोई मायने नहीं है जब तक आप अपने लोगों के लिए साफ हवा, पीने के लिए साफ पानी और चलने के लिए बिना शोरगुल की सड़क न दिलवा सके। हमें एक ऐसा देश बनना है जहां मौसम लोगों के लिए दहशत नहीं, खुशियां लेकर आए, जहां सावन का नाम सुनकर लोग झूमें, न कि ट्रैफिक का सोचकर सुन्न पड़ जाए। बारिश में जरा सी ट्रैफिक जैम पर टीवी वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बारिश का कहर, मौसम का कहर। अरे भाई, कहर बारिश का नहीं है, हेलो एक्सक्यूज मी। कहर उस निकम्मी सिस्टम का है, व्यवस्था का है, जो इतने सालों से ये सीख नहीं पाई कि इस बारिश में उसे करना क्या है। अगर खराब पानी का इलाज हम वाटर प्यूरिफायर में ढूंढ रहे हैं, खराब हवा का इलाज एयर प्यूरिफायर में, बार बार जाती हुई बिजली का इलाज हम इन्वर्टर में, और हमारे नेता ट्रैफिक जैम का इलाज अपने लिए अलग लेन में ढूंढने लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश में आम आदमी का क्या होगा। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो का मकसद कतई देश से नाखुशी जाहिर करना नहीं है। देश हमको बहुत प्यारा है, हम सब प्यार करते हैं, मगर यह देखकर भी बड़ा अफसोस होता है कि कैसे इतने बड़े बड़े इश्यूज पर कोई बात ही नहीं करता। न मेन स्ट्रीम मीडिया, न ताकतवर लोग बड़े शहरों की सुंदर कॉलोनियों में अपना घर बनाकर सुकून पा लेते हैं। नेता अधिकारी बड़ा होने पर अपने बच्चों को बाहर पढ़वा कर वहीं सेट कर देते हैं, इस सिस्टम से उनकी जान छुड़वा देते हैं, और आखिर में बच जाते हैं कौन? आप और मैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, जिन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है, बताओगे क्या? कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम और लोकेशन जरूर लिखना, और इन सारे मुद्दों में आपके शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो भी जरूर लिखना। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सब तक फैला देना, पहुंचाना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो फेसबुक पे देखना, पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं।